नमस्कार। और कैसे आप लोग। हम लोग प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्लेटो का लाज। प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है और सिर्फ राज्य की ही बात नहीं करता है बल्कि आदर्श राज्य की बात करता है और कहता है कि आदर्श के राज्य की प्राप्ति में जरूरी है कि आदर्श राजा हो। और अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, स्पष्ट रूप से उसमें राजा की तलाश करता है और उसमें क्या बतलाया है कि एक देश में आदर्श राजा की जरूरत है और जब तक आदर्श राजा नहीं होगा तब तक आदर्श राज्य की प्राप्ति नहीं होगा। तो इस राजा को बतलाता है आदर्श राजा कौन होगा, जो एक दार्शनिक राजा होगा। वो दार्शनिक राजा की तलाश करता है और दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे करता है, शिक्षा के माध्यम से। हम लोगों ने देखा शिक्षा व्यवस्था प्लेटो का प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा चलती है और प्राथमिक शिक्षा उस शिक्षा के बाद वो व्यवहारिक शिक्षा की बात करता है और इस तरीके से दार्शनिक राजा बनने के लिए कम से कम 50 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, और ये भी हम लोगों ने देखा कि जो साम्यवाद की बात किया वो अभिभावक वर्ग के लिए किया, यानी शासक वर्ग सैनिक वर्ग उस संपत्ति के और परिवार के मोह से बिल्कुल मुक्त होंगे। इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इस राजा के पास अपना कोई परिवार नहीं होगा, कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी, ये देश ही पूरा उसका है। ये राजा कैसा है, दार्शनिक राजा है। दार्शनिक राजा का दर्शन लगा हुआ है। दर्शन का मतलब तर्क पूर्वक निष्पक्ष व्याख्या करेगा ये, यानी किसी भी तरीके से पक्षपात ये नहीं करेगा, क्योंकि दार्शनिक राजा ऐसा प्लेटो का मानना है। इसलिए देश के लिए बेहतर कार्य कर सके, इसलिए प्लेटो क्या करता है, इसके पास पूरी सरकार की शक्तियों को दे देता है और कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियों का स्रोत राजा ही होगा, ये दार्शनिक राजा ही होगा। ये शक्ति इसको इसलिए दिया जा रहा है केवल ये राजा ही नहीं है बल्कि ये दार्शनिक राजा है और इसके पास अगर सरकार की समस्त शक्तियां होंगी तो इसको कानून बनाना होगा, तत्काल बना लेगा। किसी दूसरे संस्था की इसको जरूरत नहीं होगी। पता नहीं दूसरे संस्था का क्या विचार है क्या नहीं है। प्लेटो कहता है कि चूंकि ये दार्शनिक राजा है तो कानून बहुत अच्छा बनाएगा, कार्य भी बहुत अच्छा करेगा, फैसला भी बहुत अच्छा सुनाएगा। इसलिए जरूरी की समस्त शक्ति राजा में होना चाहिए, तत्काल वो निर्णय दे सके, कोई लाग लपेट न हो, किसी के अधीन न रहे, न घोटाला होगा, न कोई बदमाशी कर सकता है, न अव्यवस्था स्थापित कर सकता है। अगर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तत्काल ये क्या कर सकता है, कानून बना करके वो आदेश पारित कर सकता है और वो आदेश सही है गलत उसका फैसला भी यही सुनाएगा। तो इस प्रकार से देश में पूरी तरीके से ईमानदारी आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। लॉ कौन बना रहा है, राजा। ये जैसा चाहेगा वैसे ही व्यवस्था रहेगी और ये बुरा कभी नहीं चाहेगा क्योंकि दार्शनिक राजा है। ऐसा प्लेटो ने वर्णन किया है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में और इस प्रकार से बातें वो सही किया अपने हिसाब से। परंतु प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव ठीक है, बहुत अच्छी आपने व्यवस्था बनाया है कि ये राजा दार्शनिक है, पूरी शक्ति इसके पास है और ये बहुत अच्छा राजा है, देश के लिए बहुत बढ़िया कानून बनाएगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा, फैसला भी बहुत अच्छा सुनाएगा, कहीं कोई भेदभाव पूर्वक ये नहीं होगा और इसके अंदर तेरे मेरे का भाव भी नहीं है, किसी कोई निजी संपत्ति नहीं है, न कहीं घूस लेगा ये क्योंकि निजी संपत्ति का प्रावधान ही नहीं है, न कोई इसका अपना परिवार है राजा के पास। सब कुछ मैं मानता हूं, परंतु दिक्कत ये आ जाएगी कि अगर राजा मान लीजिए तानाशाह हो गया तब क्या करेंगे, इसको कौन कंट्रोल करेगा। प्लेटो ने कहा हाँ ये दिक्कत तो है, ये तो मैंने प्रावधान कहीं किया नहीं। और दार्शनिक राजा आज अच्छा है, कल को ये बुरा हो गया तब क्या होगा, जब बुरा हो जाएगा तो कौन कंट्रोल करेगा। शिष्य कहता है ये बातें प्लेटो को समझ में आ गई, इसलिए प्लेटो भी स्वीकार करता है, कहता है कि कानून विहीन व्यक्ति
और भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता। कानून विहीन का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि राजा के ऊपर कोई कानून है नहीं, राजा के ऊपर कानून संबंधी कोई नियंत्रण नहीं है, राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सर्वोच्च कौन है? राजा है। सर्वे सर्वा कौन है? राजा है। सरकार की तीनों शक्तियां कहां समाहित है? राजा में। कानून का स्रोत कौन है? राजा। तो इस तरीके से उसने स्वीकार किया, हाँ ये गलती हो गई, तो स्पष्ट रूप से कहता है क्या ये भयानक पशु जैसा हो सकता है? कब? जब इसके ऊपर नियंत्रण हट जाएगा। तब कौन सा नियंत्रण? जब इसके अंदर अहंकार आ जाएगा। प्लेटो स्वीकार करता है क्या कि राजतंत्र का जो विकृत स्वरूप होता है वो अहंकार तंत्र होता है, वो सम्मान तंत्र होता है। और आज भी आप लोग देखेंगे, गांव का कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता है, छोटा सा पद है, वो भी अपने पद से नहीं हटना चाहता है, वो साम दाम दंड भेद लगा के सत्ता में बने रहना चाहता है। ये तो बहुत बड़ा शक्ति है इसके अंदर, ये तो देश का राजा, ये क्यों हटना चाहेगा? इसके अंदर अहंकार पैदा हो सकता है, इसके अंदर सम्मान तंत्र पैदा हो सकता है, इसके अंदर विकृतियां आ सकती है। कहावत है कि मनुष्य को जो कहती है शक्ति ज्यादा मिल जाए, यानी शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और असीमित मनुष्य को बहुत भ्रष्ट बना देती है, पूर्ण रूप से भ्रष्ट बना देती है। इस बात को कहीं न कहीं प्लेटो भी एक्सेप्ट करने लगा। जो बातें कहा उसके शिष्य ने समझाया। हालांकि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती, पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट बनाती है, ये अरस्तु का कोटेशन नहीं है, ये लॉर्ड एक्टन का कोटेशन है। लेकिन उस कंसेप्ट को अरस्तु समझाता है अपने गुरुदेव को, और गुरुजी को भी समझ में आ जाता है, ठीक है दार्शनिक राजा बहुत अच्छा है, कल को ये भड़क गया तो क्या होगा। तो इस तरीके से प्लेटो इसमें सुधार करता है। किसके माध्यम से? लाज के माध्यम से। कैसे सुधार करता है ये जरा देखिएगा। कहता है देश में जो शासन होगा राजा द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा होगा? लाज, LAWS, ये लाज, लाज मीन्स कानून। अब ये कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं, राजा का शासन नहीं, कानून का शासन होगा। और क्या बताता है कि देश की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। यानी देश किसको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में? देश को ही राज्य बोलते हैं। जो हम लोग प्रदेश बोलते हैं वो नहीं है। राजनीति शास्त्र की भाषा, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देश को ही राज्य बोला जाता है। व्यवहार में आप जैसे बोलते बोलते रहिए। तो प्लेटो कहता है कि एक देश की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। यहीं पर मैं और भी आप लोगों को अवगत करा दूं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं देश की जनसंख्या से। केवल 2 लोगों की जनसंख्या आप लोग याद करेंगे, एक प्लेटो की और एक रूसो की। प्लेटो कहता है एक देश की जनसंख्या 5040 होना चाहिए। अगर हम लोग रूसो की बात करते हैं तो रूसो कहता है एक देश की जनसंख्या 10,000 होना चाहिए। केवल 2 विद्वानों का आप लोग रटेंगे। बाकी कोई कहते हैं क्या कि जितने संसाधन उसी हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित वो नहीं करते हैं, निश्चित 2 लोगों ने किया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। इससे सवाल बार बार आते रहते हैं। अच्छा, फिर क्या कहता है प्लेटो कि ये देश में, राज्य में 12 वर्ग होने चाहिए। 12 वर्ग क्यों बताता है? उसके पीछे कारण है। कहता एक वर्ष में 12 माह होते हैं, और कहते हैं जब 12 माह होते हैं तो जब वर्ग 12 रहेगा इस प्रकार से, तो कहता है कि एक एक माह प्रत्येक वर्ग शासन करेगा। यानी ये वर्ग यहां आ जाएगा क्या करने? शासन करने, देश के ऊपर शासन करेगा। एक माह के लिए ये आएगा, फिर अगले एक माह के लिए ये आएगा, अगले माह के लिए इस तरह आएगा, तो इस तरीके से चक्र चलता रहेगा। लेकिन जो वर्ग शासन करेगा उसके ऊपर क्या है? कानून है। ये कानून विहीन नहीं है, ये अनियंत्रित नहीं है, ये मर्यादित है। किसके द्वारा? कानून द्वारा मर्यादित है। इसीलिए कहता है क्या? कानून का शासन। और इसको कह सकते हैं विधि का शासन। विधि का शासन, कानून का शासन की बात ये करता है। और यहां पर मैं बता देना चाहूंगा 5040 देश की जनसंख्या बतलाता है प्लेटो। अगर हम लोग यथार्थ रूप में आज देखें और भारत का ही देखें तो भारत के लगभग मैक्सिमम गांव की जनसंख्या 5040 हो चुकी है, और ये देश की जनसंख्या 5040 बतला रहा है।
भारत देश की जनसंख्या अगर प्लेटो देख लेता तो पगला जाता वो। सोच लीजिए, जो देश की जनसंख्या बता रहा है, भारत के लगभग हर गांव की जनसंख्या 5040 हो चुकी है। तो खैर जो भी है, ये जो कंसेप्ट दिया है कहीं न कहीं ये भी एक कल्पना ही है, ये रियलिस्टिक नहीं है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति को बोला जाता है आदर्शवादी निगनात्मक पद्धति। आदर्शवादी निगनात्मक पद्धति। और ये कल्पना करता है, इसीलिए देखेंगे चूंकि अरस्तु का गुरु प्लेटो है और राजनीति विज्ञान का जनक प्लेटो नहीं हो पाया, प्लेटो का शिष्य हो पाया जिसका नाम अरस्तु है। वो क्यों हो पाया? और अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक होता, प्लेटो नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता, अरस्तु क्यों हो जाता है? इसका अध्ययन हम लोग जब अरस्तु करेंगे तब करेंगे। यहां पर आप लोग प्लेटो देख लें, प्लेटो के कई सीरीज हम लोगों ने देखा, इसको आप लोग देख के रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई परीक्षा हो या आपको पढ़ाना हो या इंटरव्यू देना हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। आप परीक्षा पास कर लेते हैं और आगे आने वाले वक्त मान लीजिए पढ़ाना पड़े आपको, तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत अच्छी से आप इसको पढ़ा लेंगे और इसको आप मॉडिफाइड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद।